बस 4 महीने के बाद बिहार चुनेगा नई सरकार। यूं तो बिहार में सीधा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच होगा, लेकिन एक थर्ड कैरेक्टर भी है इस चुनाव की बाजी पलटने का दम भर रहा है। बात हो रही है जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर यानी कि पीके की। पीके ने क्यों कहा कि इस चुनाव में जेडीयू 25 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। तेज प्रताप को लेकर उन्होंने क्या भविष्यवाणी की, राहुल गांधी के सामने प्रशांत किशोर ने क्या चैलेंज रखा, सारे सवालों का जवाब सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सुनिए। बिहार में चुनाव में सिर्फ 4 महीने बचे हैं। हर पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। हर दिन रैलियां कर रहे हैं, सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। नालंदा में बदलाव यात्रा के दौरान दिन भर मैं उनके साथ था और अभी एक ढाबे पर चाय पीने के लिए प्रशांत किशोर रुके हैं। प्रशांत जी, दिन भर आप काफ़ी व्यस्त रह रहे हैं सभाओं में, दिन में तो लंच करने का मौका भी नहीं मिलता हो? नहीं, मैं लंच यूजुअली करता भी नहीं हूँ। मेरे रूटीन का वो हिस्सा नहीं है। अगर पटना में हैं, घर पे हैं तो लंच कर सकते हैं, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से जब हम लोग पदयात्रा भी कर रहे थे तो पदयात्रा के दौरान भी बीच में रुक के, शुरुआती दिनों में जब हम लोग 20 किलोमीटर से ज़्यादा चलते थे तो लंच के लिए रुकते थे, फिर लंच का सिस्टम ही बंद कर दिया। नालंदा में बदलाव यात्रा में आप थे, अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। इससे पहले मैंने देखा है कि अधिकांश राजनीतिक दल नालंदा पर बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, ये मानकर कि नीतीश कुमार का गढ़ है, लेकिन आप यहाँ कई बार आ चुके हैं, लगातार आ रहे हैं। तीसरी बार आया हूँ, कई बार नहीं। एक बार उनके होम कंस्टिट्यूंसी हरनौत में आया, फिर उनके गांव जाने की कोशिश की, कल्याण बिगहा, जहां उनके अफसरों ने जाने नहीं दिया। उसी दिन बिहार शरीफ में एक सभा की थी और आज तीसरी बार आया हूं। देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि नालंदा, लोगों को ऐसा लगता है कि नीतीश का गढ़ है। लोकतंत्र में कोई किसी का गढ़ नहीं होता है। अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हार गए, रायबरेली में इंदिरा जी चुनाव हार गई, गढ़ वढ़ कुछ नहीं होता है। नीतीश कुमार का भविष्य आपको क्या दिख रहा है? देखिए, नीतीश जी, मैं आज से नहीं 3 साल पहले से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का ये अंतिम दौर चल रहा है, अंतिम पारी है, और अब नवंबर के बाद उसका करीब करीब पटाक्षेप हो जाएगा। क्योंकि अब शारीरिक मानसिक तौर पर, एक बार को आप राजनीतिक तौर पर उनका विश्लेषण न भी करें तो शारीरिक मानसिक तौर पर नीतीश कुमार की अब स्थिति ये नहीं रह गई है कि वो इस तरह की कोई जिम्मेवारी निभा सके। जेडीयू वाले तो कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश, और बीजेपी भी कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। नहीं, बीजेपी ये कह रही है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। ये नहीं कह रहे हैं कि इस 25 से 30 नीतीश ही रहेंगे। जदयू तो उनका कार्यकर्ता है, वो तो कहेगा ही, क्या करेगा। लेकिन मैंने तो कैमरे पर कहा है कि अगर अमित शाह में और नरेंद्र मोदी जी में इतना अगर दम है, राजनीतिक दम है, बिहार को समझने का दावा करते हैं, तो एक बार ये बोलकर दिखाइए कि आपका एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा जीतने के बाद, कि नीतीश कुमार ही रहेंगे 25 के बाद। ये भाजपा वाले, उनको मालूम है कि भाई नीतीश जी की हालत जो है वो 25 के आगे नहीं रह सकते हैं। अब आप ये पूछिएगा कि अगर ये उनको मालूम है तो उनको हटा क्यों नहीं रहे हैं, अपना क्यों नहीं बना रहे हैं। वो इसलिए कि भाजपा की बिहार में ना वो ताकत है, ना तैयारी है। ना उनकी ताकत है, ना उनकी तैयारी है। उनको लड़ना है इनके साथ ही, तो सोच रहे हैं किसी तरह घिसट पिसट के इनके साथ मिलकर लड़ लें। और उनका अपना आकलन है कि अगर हमको बहुमत मिल जाए कोalition को, तो नीतीश को हटाकर हम लोग अपना कोई बना लेंगे। जेडीयू को कितनी सीटें आप दे रहे हैं? इससे पहले भी आपने कई बार आकलन किया। नहीं, मैं अपना आकलन, जो लोग मेरे को पिछले 5-10 साल में फॉलो किए हैं उनको मालूम है, मैं आकलन एक बार करता हूं, फिर बदलता नहीं हूं रोज। नीतीश कुमार के जदयू को 25 से कम सीट आएगी, चाहे वो किसी भी कोalition में लड़ लें, किसी भी कोalition में लड़ लें। जब नीतीश बाबू, आपको याद होगा, लोकसभा में इंडिया गठबंधन में थे तो मैंने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन में लड़ेंगे तो इनको 5 सीट नहीं आएगा। डर के मारे भागे फिर भाजपा के साथ। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार को विधानसभा में जदयू को 25 सीट से कम ही आएगा, और इसके साथ ही जदयू का एज ए दल मुझे लग रहा है कि खात्मा हो जाएगा। ज़्यादातर लोग उसके चले जाएंगे भाजपा में या फिर दूसरे दलों में जाएंगे, लेकिन जदयू एज ए दल ऑलरेडी उसका डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया है। जनसुराज में अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर किसी दल के लोग आए हैं तो वो नीतीश कुमार के दल के लोग आए हैं। इसलिए कि मेरे साथ उन्होंने पहले काम भी किया हुआ है, इसलिए भी कि वो लालू जी के पार्टी में जा नहीं सकते हैं क्योंकि लालू के विरोध में ही उन्होंने राजनीति करी है, और भाजपा में वो जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि भाजपा के साथ कोalition में रहते हुए भी अगर वो जदयू में थे तो इसका मतलब कि वो भाजपा की विचारधारा से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखते। अच्छा, आपकी पार्टी के बारे में तो ये तय है कि 243 सीटों पर आप लड़ेंगे, किसी दल से गठबंधन नहीं होगा, तो क्या खुद आप चुनाव भी लड़ेंगे? लड़ सकते हैं। क्यों? लड़ सकते हैं, पार्टी अगर तय करेगी तो लड़ेंगे। कोई
मजबूत उम्मीदवार दिखना चाहिए जिसके साथ लड़ा जाए। तो तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कहा मेरे साथियों ने भर दिया है फॉर्म मेरा राघोपुर से। हालांकि मैं राघोपुर अभी गया नहीं हूँ, बिद्दुपुर में पदयात्रा के दौरान गया था, लेकिन चूंकि वहाँ पीपा पुल वगैरह है तो पदयात्रा के दौरान जा नहीं पाया। लेकिन रोज राघोपुर से लोग आते हैं ये कहने कि भैया आइए। मैं अगर तय होगा तो वैसे ही, अगर या नीतीश बाबू को अगर फिर से 25 से 30 बनना है तो एक बार लड़िए इस बारे में, फरिया लिया जाए हरनौत में ही। दुश्मन नंबर 1 कौन है प्रशांत किशोर का? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या बीजेपी? नहीं, दुश्मन कोई नहीं। नंबर 1 पे कौन? दुश्मन कोई नहीं है, दुश्मन कोई नहीं है। हम लोग बिहार में सुधार चाहते हैं, हमारा किसी से विरोध नहीं है, ये तो राजनीतिक बात है। दुश्मनी क्या है? नीतीश कुमार के साथ तो मैं उनके घर में रहा हूँ, तो मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। मेरी व्यक्तिगत उनके लिए सम्मान भी है, बहुत अच्छा मेरा संबंध भी रहा है। आप लोग तो पुराने पत्रकार हैं यहाँ, आप बताइए नीतीश कुमार के इतने लंबे कैरियर में नीतीश कुमार ने जितनी इज्जत सम्मान जितना उन्होंने मुझे दिया है या जितना भरोसा मुझ पर दिखाया था, मैं उसके लिए उनका शुक्रगुजार भी हूँ। वो उनके साथ कोई रहा ही आज तक नहीं है। लेकिन हटाया भी उन्होंने नहीं, हटे हम लोग सीए एनआरसी के मुद्दे पर। सीए एनआरसी के मुद्दे पर नीतीश जी वही अपना इधर भी उधर भी वाला बात की भाजपा को के साथ भी है और विरोध में भी हैं, मुसलमानों को भी टोपी पहना रहे हैं, उधर भाजपा को भी झूठ बोल रहे हैं। उसके नाम पर नीतीश कुमार की पार्टी से हटे। तो प्रशांत किशोर इस बार क्या किंग बनेंगे या किंग मेकर बनेंगे? बिहार की जनता, बिहार के लोग किंग बनने जा रहे हैं, ये आप लिख के ले लीजिए। अब बिहार नवंबर के बाद बिहार में एक दौर शुरू होगा जो आने वाले 10 साल 15 साल बिहार के इतिहास के गोल्डन टाइम होंगे, जहां पर लोग बिहारी कहना गर्व की बात मानेंगे, जहां लोग देखेंगे कि विकास क्या होता है। जो मैं बात कहता हूं कि अगले 10 साल 15 साल में लोग देखेंगे कि लोग हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से आकर बिहार में नौकरी मजदूरी रोजगार करेंगे। आपकी पार्टी का प्रदर्शन क्या होगा? आपका क्या आकलन है? कितनी सीटें आपको लगता है? आपको 2-3 साल से बता रहे हैं कितनी सीट, क्या अर्श पे या फर्श पे, या तो 10 से कम या इतनी बड़ी बहुमत की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। और आपकी क्या भूमिका होगी यदि अच्छा हुआ? यदि अच्छा नहीं, अच्छा तो होगा ही। हमारी भूमिका होगी कि बिहार सुधरे। मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, आप जितने लोग मुझे जानते हैं उनको मालूम है भैया इन चीजों में मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। सभाओं में आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री जैसा छोटा सपना मेरा नहीं है। मुख्यमंत्री आपको छोटा लगता है? बिल्कुल छोटा लगता है। प्रधानमंत्री बनना? नहीं, बिहार को सुधारना बड़ा चैलेंज है। मुख्यमंत्री तो यहाँ 50 बने हैं। आप बताइए, आप 15 में यहाँ पत्रकार थे, बड़े पत्रकार थे। 15 में जो भी सरकार बनी, मैं आगे जीतूंगा हारूंगा क्या करूंगा उसको छोड़ दीजिए, मेरा आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। 15 में जो सरकार बनी उसमें सबसे बड़ी भूमिका मेरी थी, मेरी पकड़ थी। जो लोग मंत्री बने होंगे मेरे बिना सहमति के नहीं बने होंगे। 7 निश्चय प्रोग्राम मेरे कहने पर बनाया गया। नीतीश जी जो मैं चाहता वो कर सकता, अगर मैं चाहता तो मंत्री बनने से कौन रोक रहा था? कभी आपने देखा प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार से एक सिपाही लिया हो? कभी मैंने कोई बंगला गाड़ी ली हो, कोई पद लिया हो? नीतीश जी ने सलाहकार बनाया, हमने आज तक उसका चार्ज भी नहीं लिया। उस समय हमारी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, जितनी भी सभाएं आप कर रहे हैं, जो मैं भाषण देख रहा हूं, उसमें जो सबसे बड़ी बात है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो ये कि लोग अपने बच्चों का चेहरा देखकर इस बार वोट डालें, जाति को छोड़ें। तो आपको लगता है कि ये बात लोगों तक पहुंच रही है? जाति को ध्यान में न रखें? भाई सिर्फ जाति की बात नहीं कह रहे हैं हम, दोनों तीनों चारों बात कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद भी नहीं चाहिए हम लोग को। अभी हम लोग को जाति धर्म नाली गली इस चक्कर में नहीं पड़ना है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है, अपने बच्चों की शिक्षा रोजगार के लिए वोट देना है। और जो अगर आप सभा को देख रहे हैं तो हम तो लोगों से पूछ रहे हैं भाई दिए हो? लोग मान रहे हैं कि ना भाई नहीं दिए, गलती हो गई। जब लोग ये स्वीकार करते हैं कि नहीं गलती हो गई, अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया, तब बोलते हैं आप गलती सुधारोगे भाई, अब बच्चों को वोट दोगे। तो लोगों ने क्या कहा? आप तो कैमरा ऑन करके देख लीजिए। एक एक आदमी ने हाथ उठाकर कहा कि नहीं भैया बच्चों के लिए ही वोट देंगे। फिर मैं ये भी पूछता हूँ कि भाई बच्चों के लिए दोगे कि जाति के लिए दोगे? कहता ना बच्चों के लिए दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपने देखा सभा में ओपन देखा। एक बार नहीं, उस सभा के दौरान मैं 20 बार कहलवाता हूँ लोगों से। अब ये आप कह सकते हैं यार लोग कह रहे हैं लेकिन वोटवा तो फिर जाति पर दे देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं ये देखने के बाद वो बिहार के लोगों के प्रति उनका पूर्वाग्रह है। ये आपका पूर्वाग्रह है, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, या फिर बिहार के प्रति बायसनेस है कि भैया बिहार के लोग नरक में जीना मंजूर करेंगे लेकिन जाति नहीं छोड़ेंगे। मुझे लग रहा है कि ये गलत बात है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मोदी जी को बिहार में वोट नहीं पड़ता। 1984 में राजीव गांधी को बिहार में लोगों ने वोट नहीं दिया होता। 1989 में बीपी सिंह को बिहार में इतनी बड़ी बहुमत नहीं मिली होती। नीतीश कुमार को 2010 में 206 सीट नहीं मिला होता।
क्योंकि जिन लोगों ने इन लोगों को 84 में, 89 में, 2014 में, 2010 में नीतीश को जिन लोगों ने वोट दिया वो सब उनके जाति के नहीं थे। जब आप पदयात्रा कर रहे थे तो उस दौरान हर पंचायत में जब आप जा रहे थे तो आपने कहा था कि हमारे पास सभी पंचायत का 8,500 पंचायत का एक ब्लूप्रिंट तैयार हम कर रहे हैं। तो ये ब्लूप्रिंट क्या सामने भी आएगा? बिल्कुल 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 सामने आएगा 8,500 पंचायतों का, कि हर पंचायत को विकसित कैसे किया जाएगा। और 3 बातें उसमें मुख्यतः, वहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था सबसे अच्छी कैसे बनाई जाएगी, उस पंचायत में 800 से 1200 रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, और उस पंचायत में होने वाली खेती को खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती में कैसे बदला जाएगा, इसका हर पंचायत वार पूरा ब्यौरा जारी करेंगे। शराबबंदी को लेकर भी आप कई बार सवाल खड़े करते रहे हैं, तो क्या सवाल नहीं खड़े करते, बिल्कुल इसको यदि रिजेक्ट मौका मिलता है, यदि आपकी सरकार बन जाती है, इस भूमिका में आप आते हैं, तो शराबबंदी वापस ले लेंगे? 1 घंटे के अंदर, हमारी सरकार नहीं, जनसुराज की सरकार बनी, 1 घंटे में शराबबंदी को हटा देंगे। बिल्कुल डंके की चोट पे रोज कहते हैं लोग, आ कहते भैया। महिलाएं नाराज तो नहीं होंगी? भैया आज महिलाएं थी सभा में, लोगों ने क्या कहा, मैंने पूछा भाई घर घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, महिलाओं ने क्या कहा। और जो चूंकि मुझे मालूम है आप लोग कहेंगे महिला पुरुष, तो मैं क्या कहता हूँ, पुरुष लोग चुप होइए, महिलाएं बताइए महिलाओं ने क्या कहा। भाई 100 रुपए की शराब 300 रुपए में बिक रही है। शराब बंद है कहाँ? ये शराबबंदी के नाम पर तो ये ढोंग चल रहा है। बिहार सरकार का 20,000 करोड़ का कम से कम नुकसान हो रहा है, और ये पैसा कहाँ जा रहा है? यहाँ के भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास, शराब माफिया के पास। तो भैया इस शराबबंदी का क्या फायदा? अच्छा, जिसमें शराब की दुकान बंद है और होम डिलीवरी हो रहा है। और मैंने एक और बात कहा है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो युवाओं की यहाँ स्थिति है शराबबंदी के बाद, जिस कदर सूखा नशा जो यहाँ बढ़ा है, स्मैक और अदर टाइप्स के, आप देखिएगा अगर ये स्थिति भगवान न करे बनी रह गई कहीं, तो अगले 5 साल में 10 साल में जैसे उड़ता पंजाब आपने पिक्चर देखी थी, तो बिहार पर बनेगा उड़ता बिहार। अच्छा, आप अपने रोड मैप विजन की बात तो करते हैं, तेजस्वी यादव भी कई सभाओं में हमने देखा कह रहे हैं कि हमारे पास एक रोड मैप है, विजन है, 17 महीने में हमने ये करके दिखाया, एनडीए को 20 साल मिला, हमें 20 महीने दे दीजिए, हम बिहार को बदल कर दे देंगे। भाई बिहार की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। पलायन पर तेजस्वी यादव 5 मिनट, 10 मिनट, 10 दिन की तैयारी करके आ जाएं किसी डिबेट में कि भाई पलायन खत्म कैसे होगा। तेजस्वी यादव कहता है हम 5 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं, हम हाथ जोड़कर आपके कैमरे पर कह रहे हैं भाई इस विवाद को खत्म करो, कल जारी कर दो कौन 5 लाख आदमी को नौकरी दिए हो, नाम नंबर जारी करो। वो तो कह रहे हमारे समय में हमने इतनी नौकरियां दी। तो लो भाई, आप लोग भी पत्रकार हैं, अरे जाके पूछिए तो 5 लाख आदमी को नौकरी दिया, मान लिया, नाम नंबर जारी कर दो भाई किसको दिए हो। अरे भैया किस आदमी को नौकरी दिए जो कि बिहार में है ही नहीं। अगर आपने 5 लाख आदमी को नौकरी दिया है तो सरकार के पास रिकॉर्ड होगा, उनको सैलरी मिल रही है। तेजस्वी यादव जी उन 5 लाख लोगों का नाम नंबर पता जारी कर दो जिसको तुमने नौकरी दिया है या देने का दावा कर रहे हो। ये निरा मूर्ख लोग हैं, या फिर पूरे बिहार को मूर्ख समझते हैं, क्योंकि इनके माँ बाप यही करते आए हैं। 15 बरस तक इनके माँ बाप यहाँ मुख्यमंत्री थे, पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। ये आदमी खुद 3 बरस उप मुख्यमंत्री था, क्या करता है, 11 बजे सोकर उठता है, क्या करता है, और उनका मंत्री रहते हुए उन्होंने क्या किया ये भी आपको पता है। और कह रहा हम बिहार को सुधार देंगे। कैसे सुधार दोगे बताओ? बिहार तब सुधरेगा जब यहाँ से पलायन रुकेगा। पलायन पर बताओ तेजस्वी यादव का आपने कोई बयान सुना कि पलायन कैसे रुकेगा? दूसरी बात, यहाँ शिक्षा सुधार होना चाहिए। शिक्षा कैसे सुधारोगे बताओ? जो खुद नौवा फेल है वो क्या शिक्षा सुधारेगा? वर्ल्ड क्लास यहाँ पर स्कूल खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे ना। ठीक बात, आपने ये ठीक सवाल पूछा। तेजस्वी यादव मुझे किसी ने कहा वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी खोलेंगे। देखिए इसीलिए मैंने कहा ये आदमी क्यों मूर्ख है। ये लोग जातियों की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इनके बाप माँ सामाजिक न्याय और जातियों की राजनीति करके ही यहाँ पहुँचे हैं। इन लोगों ने एक जातीय जनगणना कराया, आप लोगों ने भी सबने हवा मचाया, बाप रे जातीय जनगणना, सेकंड मंडल, फलाना ढिमकाना। जातीय जनगणना का रिपोर्ट आ गया। रिपोर्ट में क्या आया है जरा बताइए? आज भी दलित, अति पिछड़ा और मुस्लिम समाज के 5% से कम लोग ही 12वीं पास कर रहे हैं। इनके समाजवादी सामाजिक न्याय वाले 30 वर्ष सरकार के बाद 5% से कम दलित, अति पिछड़े और मुसलमान समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। और ये आदमी क्या कह रहा है? वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। तो भैया जो 12वीं पास नहीं करेगा उस यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ेगा?
तब तो सवर्ण ही पढ़ेंगे, जनरल क्लास के लोग पढ़ेंगे। और तुम कहते हो कि तुम तो वंचित की बात कर रहे हो, तुम मुसलमान की बात कर रहे हो, तुम दलित की बात कर रहे हो। तो भाई जब दलित अति पिछड़ा मुसलमान का बच्चा अगर 12वीं क्लास पास ही नहीं करेगा तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा कौन? कौन पढ़ेगा बताओ? अरे ये इतने मूर्ख हैं कि बोलने से पहले जोड़ते भी नहीं है कि बोल क्या रहे हैं। भाई यहाँ जब प्राइमरी विद्यालय ठीक नहीं है तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाकर क्या करोगे? पहले ये बताओ ना कि प्राइमरी स्कूल कैसे सुधरेगा। आपके बाबूजी ने चरवाहा विद्यालय शुरू किया था, बताइए कि उससे कितना यादव पढ़कर आईएएस बन गए, कितने यादवों ने चरवाहा विद्यालय में पढ़कर अपना जीवन सुधार लिया। ये लोग बिना किसी सर पैर की बात करते हैं। हमको 20 महीना दे दो हम सुधार देंगे। भाई तुम 20 साल तुमको मिला हुआ है, 1990 से तुम ही लोग चला रहे हो, पूरे बिहार को बर्बाद किए हो। अच्छा, उनके परिवार में भी इन दिनों घमासान मचा हुआ है। तेज प्रताप यादव को परिवार से, पार्टी से निकाल दिया गया, चुनाव करीब। आपको लगता है इन सब बातों का भी कुछ असर होगा? प्रशांत किशोर, हमारा अपना नेचर है, हम किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। उनके घर में क्या चल रहा है, किसमें लड़ाई चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। बेसिक बात एक ये है कि लालू जी का जो अपना फिलॉसफी है, जो राजनीति करने का तरीका है, वो अपने बच्चों के आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि वो अपने किसी एक बच्चे को वो परिवार से हटा देंगे, राजनीति से निकाल देंगे, तो वो बिल्कुल गलत कर रहा है। मैं लाइए लिख देता हूँ। तेज प्रताप यादव आरजेडी से ही चुनाव लड़ेंगे, लाइए लिख के दे देता हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है? अब देखिएगा, अब देखिएगा, हम भी तो जानते हैं, हम भी तो बिहार की राजनीति इतने दिन से देख रहे हैं। लोगों ने कहा उन तेज प्रताप यादव को परिवार से निकाल दिया। अभी 4 दिन पहले आपने देखा वीडियो कॉल करते हुए लालू जी और तेज प्रताप यादव को। तेज प्रताप यादव अभी कहाँ रहते हैं जरा जाके चेक कीजिए। तो हम इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोग जबरदस्ती पूछे जा रहे हैं। अरे भाई, तेज प्रताप यादव आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, लिख लीजिए, लिख लीजिए, आरजेडी से ही लड़ेंगे। अब देखिएगा, और न हो तो चुनाव से पहले हमको पकड़ के अपने दर्शकों के सामने बताइएगा कि प्रशांत जी आपने ये कहा था, ये गलत हो गया। लालू जी अपने परिवार के आगे कुछ कर सकते हैं, लालू जी अपने बच्चों के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। हटाया क्यों परिवार से, पार्टी से? अरे भैया, वो हटाया क्यों हटाया वो आप जान लीजिए। आप जो खुद कह रहे हैं पारिवारिक अपना कला है, अपना पॉलिटिक्स, उससे हम लोग कोई लेना देना नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि लालू जी का अपना जो परिवार के प्रति नज़रिया है, उनको ऐसा लगता है कि बिहार मेरा फिफ्डम है, मेरा राज है और इस पर मेरा अधिकार है, इसके बाद मेरे बच्चों का अधिकार है। उनके लड़के ने कहा, तेजस्वी यादव ने, अपने ध्यान आप दीजिए, विधानसभा में खड़े होकर कहा कि हमारे बाप दादाओं का ये है, हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। समाजवाद हमारे बाप दादाओं का है। हमने कहा कि भाई तुम्हारा समाजवाद कब से हो गया? आप बताइए। समाजवाद लोहिया का हमने सुना पढ़ा है, हम लोगों समाजवाद मधु लिमये का जानते हैं, हम लोग समाजवाद जॉर्ज फर्नांडिस का जानते हैं, हम लोग समाजवाद जेपी का जानते हैं। भैया, तेजस्वी यादव का समाजवाद कब से हो गया? जो आदमी खड़ा होकर समाजवाद पर 5 मिनट बोल नहीं सकता है, वो कह रहा है समाजवाद मेरा है। भाई, आपके जरिए फिर से दोबारा ये चुनौती तेजस्वी यादव को दे देता हूँ। अभी से पढ़ाई शुरू करो, 10-20 अपने एडवाइजर्स को रख लो, समाजवाद पर 5 मिनट खाली आकर कैमरे पर बोल दो कि समाजवाद है क्या, इसके मूल तत्व क्या है, ये सोच क्या है, कहाँ से इसका उद्भव हुआ, कैसे समाज के प्रति, समाज में समतामूलक समाज बनाने के प्रति समाजवाद में क्या कहा गया है, ये 5 मिनट कैमरे पे बोल दो, मैं मान जाऊंगा, तुम्ही को नेता मान लूंगा। पढ़ाई कर लो, तैयारी कर लो, चीटिंग के लिए नोट बना के रख लेना, फिर भी कैमरे पर नहीं बोल पाओगे। इलेक्शन पे लौटते हैं, विधानसभा में खड़ा होके समाजवाद मेरा है। चुनाव आयोग ने जो अभी वोटर पुनरीक्षण की बात कही है, कई राजनीतिक दलों को ये लग रहा है कि ये बीजेपी के लिए किया जा रहा है। आपको भी ऐसा लगता है कि कोई इसके पीछे साजिश है? देखिए, मैं साजिश जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। मालूम होता तो ठोक के कहता कि साजिश है। लेकिन जो पीछे 4-5-6 महीने का, साल भर का अनुभव रहा है, खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो इस तरह की एक्सरसाइज वहाँ की गई, और उसके बाद वहाँ पर जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस रहा है, हरियाणा में भी कांग्रेस था और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस बड़ा दल था, उनका आकलन था, राहुल गांधी ने ऑन रिकॉर्ड कहा, सारे कुछ तथ्य रखे जनता के सामने, जिसमें उन्होंने बताया कि इलेक्टोरल रोल में छेड़छाड़ का क्या परिणाम पर असर हुआ है। अब बिहार में भी हम लोग यही देख रहे हैं। 2003 के बाद पहली बार इस तरह का मैसिव इलेक्टोरल रोल में संशोधन की बात हो रही है। तो हम लोग का सिर्फ इतना ही कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि अगर इस तरह का आप कोई काम कर रहे हैं तो बताइए भाई क्यों कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं जरूरी है तो कैसे कीजिएगा, ताकि जो जनता है, जो वोटर है, उनमें ये विश्वास रहे
कि इस काम को किस लिए किया जा रहा है और इससे किसका फायदा, किसका नफा नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात है कि जिसका नाम आप वोटर लिस्ट से हटाना चाहते हैं उसका क्या आधार होगा, और अगर आप इलेक्टोरल रोल से किसी का नाम कट गया तो उसके पास क्या उपाय होगा कि वो जाकर अपनी बात कहीं रख सके। जिसका नाम आप जोड़ेंगे वो किस आधार पर जोड़ेंगे। नहीं तो ठीक है, आप यूपी का 10 लाख आदमी को लाकर जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर 10 लाख यहाँ मुसलमानों का नाम काट दीजिएगा, इससे लोग डर रहे हैं। अच्छा, चुनाव में जनसुराज के प्रदर्शन को लेकर कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि जनसुराज खुद ज़्यादा सीटें भले न जीते लेकिन नुकसान जरूर कर सकती है। सामान्य तौर पर एक बात समझ में आती है कि यदि MY का कोई उम्मीदवार आप उतारते हैं तो नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा, यदि आप NDA का सामाजिक समीकरण से जुड़ा कोई उम्मीदवार उतारते हैं तो नुकसान NDA को होगा। किसको ज़्यादा नुकसान करेगा? पहली बात कि राजनीतिक विश्लेषक आप किसको कहते हैं? राजनीतिक विश्लेषक वो ड्राइवर हैं जो रियर व्यू में देखकर गाड़ी चलाते हैं। जो घटना हो गई 14 में मोदी जीत गए तो अगले 5 बरस इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि मोदी कैसे जीते, वो लहर कैसे बनी। उन्होंने लहर बनाया नहीं। लहर जब बन गई तो कहा अच्छा 14 में तो मोदी का लहर था। उससे पूछिए उस राजनीतिक विश्लेषक से कि 14 का लहर बना कैसे, तो कहे ना लहर था, मोदी जी का लहर था। फिर पूछेगा अरे भाई कुछ तो होगा, कुछ तो किया होगा मोदी ने। हाँ, फेसबुक का बड़ा सोशल मीडिया का था इसलिए लहर था, सब युवा उनके साथ होगा। अरे भाई कैसे? लहर बनने के लिए आपको पसीना बहाना पड़ता है, वो राजनीतिक विश्लेषकों का विषय ही नहीं है। विश्लेषक तो जब घटना हो जाती है तो उसकी वो चर्चा करते हैं। तो जो बिहार का वो आकलन कर रहे हैं, वो पीछे जो 10-20 साल जो बिहार को जानते हैं जिस नज़रिए से, उसके आधार पर वो आकलन कर रहे हैं। भविष्य देखने की क्षमता उनमें नहीं है, नहीं तो राजनीतिक विश्लेषक थोड़े ना होते। अब मैं आता हूँ नुकसान की बात। आपने खुद कहा कि MY से किसी को लड़ाइएगा तो राजद को नुकसान होगा, दूसरे समीकरण से लड़ाइएगा तो NDA को नुकसान होगा। तो भाई हम तो 243 लड़ाएंगे, तो कहीं MY वाला लड़ाएंगे, कहीं NDA वाला सो कॉल्ड लड़ाएंगे, तो नुकसान दोनों को होगा। ज़्यादा किसको होगा? अब हम ज़्यादा कम क्या जानते हैं, दोनों को नुकसान होगा। दोनों को नुकसान होगा। जब ये जनसुराज जीतेगा तो नुकसान तो जो सत्ता में दोनों को होगा। जो बागी उम्मीदवार होंगे उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। आपको मैं आज सुबह भी मैंने कहा है, आप आज के इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करके रख लीजिए, और जब टिकट बट जाए जनसुराज का, उसमें से अगर 10 आदमी भी आप बता दीजिए कि ये हैं जिनको राजद से टिकट नहीं मिला या भाजपा से टिकट नहीं मिला तो आपने टिकट दे दिया है, अगर 10 उम्मीदवार भी आप दिखा दीजिएगा, मैं विड्रॉ कर लूँगा अपना सब कुछ। अच्छा, राहुल गांधी भी काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं इन दिनों बिहार में, लगातार आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। कितनी उम्मीद लग रही है आपको राहुल गांधी? भैया, राहुल गांधी की पार्टी, उसका बिहार में क्या अस्तित्व है? आपने राजनीतिक विश्लेषकों की बात कही, सीनियर पत्रकार आप हैं, सारे विश्लेषक कांग्रेस का अस्तित्व बिहार में क्या देखते हैं? कांग्रेस बिहार में विशुद्ध तौर पर लालू यादव की पिछलग्गू पार्टी है, उनका झोला ढोने वाला पार्टी है। कांग्रेस को बिहार में राहुल गांधी और खड़गे नहीं चलाते हैं, लालू जी चलाते हैं। लालू जी को जितना मन होगा, जैसे मन होगा, कांग्रेस वाले वो करेंगे। बीच में 4-5 दिन कन्हैया कुमार यहाँ घूम रहे थे, पत्रकार ऐसे एक्साइटेड हो गए, अरे साहब कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे हैं, आपका क्या प्रतिक्रिया है? हमने क्या प्रतिक्रिया होगी? जितने दिन लालू जी चाहेंगे उतने दिन कन्हैया कुमार घूमेंगे। लालू जी ने कहा फरमान के कन्हैया कुमार को अब बिहार में नहीं आना है, तो कन्हैया कुमार अब कहाँ आ रहे हैं? आप बताइए, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस के युवा नेता हैं कन्हैया कुमार, बिहार से, बेगूसराय से हैं। वो आदमी बिहार में सक्रिय क्यों नहीं है? क्यों नहीं है आप बताइए, आप जवाब दीजिए ना भाई, क्यों नहीं है? लालू यादव नहीं चाहते तो बस ठीक है, यही बात है। अब बताइए कि कांग्रेस अपने नेता को, बिहार के नेता को बिहार में नहीं रख सकती है, वो कांग्रेस के आप लोग बात करते हैं राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी क्या करेंगे भाई? जो आदमी 50 साल में एक रात बिहार में नहीं बिताया है, वो क्या बिहार की चिंता करेगा? ये लोग दिल्ली में बैठकर बिहार और बिहारियों पर हंसते हैं, ये लोग मजाक उड़ाते हैं बिहार का। और बिहार में जब चुनाव होता है तो आते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वोट लेते हैं। भाई, राहुल गांधी के अपने मुख्यमंत्री ने, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि बिहारियों का जो DNA है वो तेलंगाना के लोगों के DNA से खराब है, बिहारियों का DNA मजदूरी करने वाला है। मतलब बिहार के लोग पैदा ही हुए हैं मजदूरी करने के लिए। आज तक राहुल गांधी को छोड़िए, कांग्रेसी किसी का हिम्मत है कि उस पर बात बोले? राहुल गांधी जिन मुद्दों को रख रहे हैं, रुकिए ना, आप इंडिया टीवी के इतने बड़े पत्रकार हैं, किसी को राहुल गांधी मान लीजिए आपसे बात करे न करे,
किसी कांग्रेसी को आपने पकड़ के पूछा कि भाई रेवंत रेड्डी ने बिहारियों पर इतना अपमानजनक टिप्पणी किया है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? तुम कहते हो भाई बिहारी पैदा ही हुआ है मजदूरी करने के लिए, और तुम बिहार में आके वोट मांग रहे हो यार। अगर हम लोग सब मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो तुम तेलंगाना में ही राजनीति करो भाई, तुम बिहार में काहे आते हो? और जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो कमोवेश वही मुद्दे हैं जो आरजेडी के मुद्दे रहे हैं। आरक्षण की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात। फिर वही बात, राहुल गांधी चलने से पहले लालू यादव से क्लियरेंस लेते होंगे कि किस मुद्दे पर बोलना है, किस पर नहीं बोलना है। राहुल गांधी की समझ और बिहार पर उनकी जो राजनीतिक सामाजिक उनकी स्थिति है, समझिए बिहार में आए तो उन्होंने कहा कि जो जातीय जनगणना यहाँ हुआ था वो फर्जी है, हम आएंगे तो नया कराएंगे। अब बताइए, इस आदमी को ये भी नहीं पता है कि जो जातीय जनगणना हुआ था वो कांग्रेस की कोalition गवर्नमेंट नहीं कराया था, कांग्रेस के लोग उस मंत्रिमंडल में सदस्य थे। राहुल गांधी उस समय कह रहे थे कि हम लोगों ने बिहार में एक नई लकीर खींची है जातीय जनगणना करा के, अब आके कह रहा है कि वो फर्जी था, अब नया कराएंगे। अच्छा, बिहार से जुड़ा एक और बड़ा चेहरा है चिराग पासवान का। इन दिनों बिहार में काफी एक्टिव हैं। इससे पहले वो कह रहे थे कि 2030 में वो बिहार में सक्रिय होंगे, लेकिन अचानक उन्होंने तय किया कि इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लग रहा है, चिराग पासवान की कुछ महत्वाकांक्षा है बिहार को लेकर, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? होनी चाहिए। कोई भी जो युवा नेता है बिहार में राजनीति करता है, अगर उसकी महत्वाकांक्षा है तो इसमें क्या बुराई है? सोलोंग की वो बिहार के लिए अच्छा सोचते हैं, यहाँ मेहनत करें, यहाँ काम करें, बिहार का भला करें, बिहार के लोकतंत्र को और मजबूत करें, इसमें क्या नुकसान है? हम तो चाहते हैं भाई चिराग जी अपने पद से इस्तीफा दे दे, सांसद पद को छोड़ दे और बिहार में आकर बिहार की राजनीति करें, तो उससे बिहार का फायदा होगा, बिहार के लोकतंत्र को फायदा होगा। और हमारे चाहे वो विरोध में भी हो, मैं चाहता हूँ वो आएँ और उन जैसे लोग को यहाँ राजनीति करनी चाहिए। आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी भी इधर अचानक एक्टिव हुई है, क्या लग रहा है दिल्ली का हिसाब कांग्रेस से करने के लिए आ रही है या वाकई गंभीर भी है? कहाँ है आम आदमी पार्टी, कहाँ है भाई? हमें तो कहीं पूरे बिहार में दिखी नहीं, मुझे तो कहीं आम आदमी पार्टी बिहार में नहीं दिखी। अगर आपको दिखी हो तो आप बता दीजिए। तो क्या दिल्ली का हिसाब करेंगे आपको? या कैसे, मतलब बिहार में कह रहे हैं सभी सीटों पे लड़ेंगे। लड़ने को तो हम मान लीजिए जनसुराज का दे, हम तमिलनाडु में 200 सीट लड़ेंगे। भाई लड़ने से नहीं होगा ना, लोकतंत्र में लड़ना कोई बहादुरी नहीं है, लड़के जीतना बहादुरी है। तो ये थे प्रशांत किशोर जो बदलाव यात्रा पर हैं, और रास्ते में एक जगह जहां चाय पीने के लिए रुके वहीं हमने इनसे बातचीत की है। आगे इनका सफर जारी रहेगा।